हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और इस वीडियो के जरिए हम आपके लिए एक अहम जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए, आज आज का ये डिबेट वैसे ही बहुत ही मनोरंजक और रोचक होने वाला है। हाँ जी, जिसकी हम बहुत समय से वेट कर रहे थे। ये डिबेट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार है, तो कृपया अंत तक बने रहिए और हमारे साथ नमो न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए और ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की शानदार शुरुआत करते हैं। और हाँ जी, अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, ताकि जो भी हो रही है वो पॉलिटिकल हो रही है। धर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मारा जा रहा है, भले किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, भले किसी पॉलिसी के खिलाफ हो, किसी चीज के खिलाफ हो। तो बीच में आते जाते जो हिंदुओं के घर हैं और जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो तो अपने वार्म अप करने के लिए हम तोड़ देते हैं ना। तो ये मोहतरमा कुछ टाइम पहले इंडिया को समझा रही थी कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो BRI पर साइन कर दे। अगर चाइना के आप इतना करीब थी तो भाग भाग के शंघाई या बीजिंग क्यों नहीं चली गई, भाग के आई ना भारत। तो एक कोना पकड़ के बैठी रहती कि जमात इस्लामी और वगैरह वगैरह से ये थोड़ा अपने को दूर रखती हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन को ये बांग्लादेश आने की इजाजत नहीं देती हैं, समझिएगा। तो साथियों, बांग्लादेश को तो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, तरह तरह के एक्सपर्ट्स आप लोगों को अपनी अपनी बात बता रहे होंगे। बड़ी आसान भाषा में मैं भी बताने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं मैं, पर बड़ी कॉमन सेंस से सारा काम करता हूं और ना ही एज अ कमेंटेटर मुझ में ज़्यादा अकल है। सिर्फ कॉमन सेंस से बात करता हूं, बड़ी सिंपल तरीके से कोशिश करता हूं समझाने की और समझने की। तो सब वो सब आप तो देख ही रहे होंगे, कोई सेल्फी पर फोटो खिंचा रहा है लेट कर, कोई उनकी ट्रेडमिल इस्तेमाल हो रही है, कोई अंदर मुर्गा मछली खा रहा है, कोई शेख हसीना के कपड़े लेके भाग रहा है, कोई साड़ी ब्लाउज लेके भाग रहा है। तो आइए इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये कहानी है क्या, ये क्यों हो रहा है। कल मैंने थोड़ा सा इस पर डिबेट पर बोला था, आज फिर बोल दूंगा। आप लोगों को बड़ा सरल विश्लेषण करके बताता हूँ क्यों हो रहा है। अच्छा हाँ, वो जो मिडिल ईस्ट जला रहे थे, पूरा जल जाएगा, इजराइल की कब्र खुदेगी, इजराइल कब्रिस्तान हो जाएगा, पूरा एरिया जल जाएगा, वही लोग जो जंग कराने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं वो थोड़ा ठंडे वस्ते में चले गए। मैं जब बताऊंगा जंग होगी मिडिल ईस्ट में ना, उसी के आसपास होगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं ज़बरदस्ती का माहौल नहीं बनाता हूँ, व्यूज़ के लिए और स्टोरी बताने के लिए। तो आज बड़ी आसान भाषा में बात करेंगे, बांग्लादेश की बहुत सरल भाषा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो आप लोगों से तो कहा है ना कि बड़ी आसान भाषा में बताऊंगा, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत आसान भाषा में बता दूँ ना, तो दूसरा आपको कुछ समझता नहीं है, कहता है थोड़ा सा समझाना चाहिए कि साहब वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चल रहा है और वो हेलीकॉप्टर अब हिंडन पे लैंड कर गया है, अब साहब वहाँ के ये हालात हैं, अब साहब ईरान के ये हालात हैं, और फलाने वाले मिसाइल्स ने अपनी पोजीशन ले ली है, अब इसराइल ने भी अपनी पोजीशन। तो इस तरह से जो स्टोरी बताई जाती है ना, जिसमें लोग करके सुनते हैं कि भाई क्या होने वाला है। इसीलिए मैं अभी ईरान पर उस दिन वीडियो बनाया था, कल भले बना दूँ, अभी मूड नहीं है बनाने का, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर टीन की मिसाइल पे वेल्डिंग करी जा रही है। तो साहब ये मुद्दा क्या है बांग्लादेश का, आपको बताऊँ। एक तो बांग्लादेश से मोहब्बत ना किया करो, ठीक है। आतंकवाद के चलते पाकिस्तान हमेशा हम लोगों के निशाने पर रहता है और रहना भी चाहिए, और हिंदूज की एट्रॉसिटीज़ के चलते भी हम लोगों के निशाने पर रहता है और रहना चाहिए। लेकिन ये बांग्लादेश ना, चाहे खालिदा जिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे शेख हसीना हो, कहीं ये हो सकता है इनके हमारे से संबंध अच्छे हों, वो भी अभी समझा दूंगा, संबंधों को लेकर अच्छे हों, किसी के बुरे हों, लेकिन ये दूध के धुले नहीं है। इन्होंने 71 में भी यही किया था। 71 में किया था, आप लोगों को तो पता होगा, जो पाकिस्तान की असेंबली थी उसमें 300 सीटें थीं। आबादी के आधार पर 162 सीटें आती थी ईस्ट पाकिस्तान में और 138 सीटें आती थी वेस्ट पाकिस्तान में। तो 162 जहाँ ईस्ट पाकिस्तान में आती थी, जहाँ बंगला स्पीकिंग पीपल थे, तो साहब वहाँ पर वो पार्टी आपकी अवामी लीग जीत जाती है
और 167 सीट्स उनकी आती हैं। तो साहब पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो गया, मेन लैंड तो हमारा ये वेस्ट पाकिस्तान है, उनकी जैसे ज़्यादा सीटें कैसी आ गई। तो पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन सर्चलाइट डालती है और इन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देती है। उसके बाद भारतीय सेना जाती है। लेकिन जब ये सब होता है तो लड़ाई ये शुरू होती है उर्दू वर्सेस बंगला को लेकर, क्योंकि जिन्ना एक रेजोल्यूशन ले आते हैं कि पूरे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हो। पर यहाँ के बंगला स्पीकिंग लोग जिनका डायलेक्ट या वोकैबुलरी किसी भी अरबी भाषा से या उर्दू से नहीं मिलती थी, वो लोग इसका एतराज़ करते हैं। तो उसके बाद इन लोगों की पिटाई लगाई जाती है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं। तो कायदे से होना ये चाहिए था कि जब पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म करने शुरू करती है तो बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के बंगला स्पीकिंग पीपल एक साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी से लड़ते हैं। ठीक, अब वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं, कितना उनको नुकसान होता है, ये अलग बात है। पाकिस्तान आर्मी पहले जब यहाँ पर जुल्म शुरू करती है तो पहले चिन्हित कर लेती है और हिंदू जो ओरिजिनली बांग्लादेश में 24% बचे थे पार्टीशन के बाद और बंटवारे के बाद। तो पाकिस्तान आर्मी बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चलती है कि वो मुख्यतः पहले उनकी पिटाई शुरू करती है जो वहां पर बंगला स्पीकिंग हिंदूज थे, पहले उनकी पिटाई शुरू करती है। और जब उनकी पिटाई शुरू करती है तो जो बंगला स्पीकिंग मुसलमान थे वो भैया न्यूट्रल हो जाते हैं। वो कहते हैं मारो सालों को, भैया हमें ना मारो। मारे बाद में वो भी जाते हैं, पर शुरू में वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और 71 से पहले जब लैंग्वेज को लेके बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में बवाल हुआ, जब उसको उर्दू की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज को, तो उससे पहले 24% बांग्लादेश की हिंदू आबादी थी। 71 के बाद जब पाकिस्तान पंजाबी स्पीकिंग मुसलमानों ने बांग्ला स्पीकिंग हिंदुओं को उसके साथ और बाद में आखिर में जाकर बांग्ला स्पीकिंग मुसलमानों को मारना शुरू किया, तो बहुत से बांग्ला स्पीकिंग हिंदू भागकर हिंदुस्तान आ गए। ये आप सबको पता है। तो इनकी पॉपुलेशन 24% से घटकर 18% रह गई थी विद इन ए पीरियड ऑफ से 6 months to 9 months। ठीक है, उसके बाद ये बांग्लादेश डिक्लेयर होता है और इसको एक इंडिपेंडेंट सॉवरीन कंट्री बनाकर सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई, सेकुलर राष्ट्र। तो अगर सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है तो जो अब हिंदुओं की पॉपुलेशन 24% से घट के 18% रह गई थी, वो 18 पर रुक जानी चाहिए थी या थोड़ा बहुत 18 के ऊपर बढ़नी चाहिए थी। लेकिन नहीं साहब, जो सेकुलर राष्ट्र भी घोषित हो जाता है वहां पर भी हिंदुओं की पिटाई का सिलसिला खत्म नहीं होता है। नजर सबकी कहाँ रहती है? नजर पाकिस्तान पर रहती है। वहां तो हो रही होता है जो हो रहा है, पर पिटाई यहाँ भी हो रही होती है। 18 से 15 आए, 15 से 13 आए, 13 से 12 आए, 12 से 10 आए, 10 से 8 आ गए। वहां पर हिंदू मार खाते खाते। ठीक, तो अगर आप सोच रहे हैं अब ये जो बवाल हुआ है ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ हुआ है, अब इसमें हिंदुओं को क्यों मारा पीटा जा रहा है, उनके मंदिरों को क्यों टारगेट करा जा रहा है, तो देखिए साहब, उत्साह में जब हम भाई लोग गुस्से में और उत्साह में किसी को मारने के लिए भागते हैं, भीड़ के तौर पर, जैसा आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, भले किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, भले किसी पॉलिसी के खिलाफ हो, किसी चीज के खिलाफ हो, तो बीच में आते जाते जो हिंदुओं के घर हैं और जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो तो अपने वार्म अप करने के लिए हम तोड़ देते हैं ना। वो तो ऐसे नादानी में वार्म अप के लिए कि जरा हाथ वहां जरा चल जाए, जरा बम बम मार दो, जरा आग वाग लगा दो, तो जरा माहौल बनेगा। तो हम लोग हमेशा अकलियत का घर जलाकर या मंदिर वंदिर तोड़कर अपना माहौल बनाते हैं। इसी तरह कश्मीर में भी माहौल बनाया गया था। तो आप लोगों को ये चीज़ें विचलित करती होंगी, मुझे नहीं करती। इसीलिए मैंने हमेशा सरकार पर सवाल उठाया है कि CAA 2014 दिसंबर को क्यों रुका? नहीं रुकना चाहिए।
और साबित हो रहा है नहीं रुकना चाहिए। और इसके पहले भी आप लोगों को पता है दुर्गा पूजा फलाने फलाने में क्या मारपीट हुई है। उससे पहले आप जाके पढ़ो तो आप जाके देखोगे कि साहब वो फलाना इंटेलेक्चुअल था, मशहटी से काट दिया, वो फलाना इंटेलेक्चुअल हिंदू आदमी था, उसका गला काट दिया। तो ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। बहुत मारे गए हैं वहां पर, चुन चुन के मारे गए हैं, और पिछले 15 साल में मारे गए हैं, जब से खालिदा जिया ये शेख हसीना है तब भी मारे गए हैं। हाँ, प्रथम दृष्टिया मोटा मोटा ये जो लेडी है ये बहुत स्मार्ट है, बड़ी अच्छी इंसाइट दे रहा हूँ आप लोगों को, बड़ी सिंपल। कहीं मुझसे अच्छा कंटेंट तो मिल सकता है आपको, लेकिन इतना कॉमन सेंस वाला नहीं मिलेगा। ये बहुत ओवर स्मार्ट है। बताऊं कैसे ओवर स्मार्ट है। एक कहावत है ना इंग्लिश की, शी बिट मोर देन व्हाट शी कुड च्यू, कि उसने उतना बड़ा निवाला मुंह में डाल लिया कि वो अब उसको चबा नहीं पा रहा। ये एक इंग्लिश की कहावत है ना। या एक और कहावत है, टू बिग फॉर हर बूट्स। एक अपनी हैसियत से जब तुम बाहर निकलोगे तो टू बिग फॉर योर बूट्स कहलाओगे। अब इनकी मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या है। ये बहुत ओवर स्मार्ट है। ये बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पता नहीं कैसे भुनाना चाहती है। मैं बताऊं, चाइना का ये BRI साइन कर देती हैं। ये वो मोहतरमा हैं जो इंडिया को कुछ वर्ष पहले ये समझाती थी। देखो ज्यादा डेटा में छू छू करके मेरे पीछे से नहीं निकलता है, जो मैं बोलूं उसको चेक करा करो गूगल करके, तो उससे आपकी भी कुछ नॉलेज में इजाफा होगा। तो ये मोहतरमा कुछ टाइम पहले इंडिया को समझा रही थी कि उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो BRI पर साइन कर दे। मतलब इनकी आप हैसियत देखो। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि जमात इस्लामी और वगैरह वगैरह से ये थोड़ा अपने को दूर रखती हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन को ये बांग्लादेश आने की इजाजत नहीं देती हैं। समझिएगा कैसे ये ओवर स्मार्ट हैं। इसीलिए मुझे इनके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं है। ये अमेरिका से भी जुगलबंदी खेलती हैं कि साहब इंडो पैसिफिक में हमारी मेंबरशिप भी होनी चाहिए। मतलब चलाने को चप्पू वाली नाव नहीं होगी तुम्हारे पास, तुमने चप्पू वाली नाव ये अभी तक बनाई होगी, स्टीमर भी ना बनाए होगे। सब इंडो पैसिफिक में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, क्वेड में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये अमेरिका से भी रिश्तेदारी करनी चाहिए। ये चाइना भी BRI पर इन्होंने साइन कर दिया, और इन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमारी इकॉनमी बड़ी दुरुस्त चल रही है। जैसे चाइना तो आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देता है एक कंट्री को, भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड है, अब तुम खर्च करो। अब जो लीडर होता है वो कहता है अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना शुरू कर दूं तो मेरा देश में नाम हो जाएगा कि यार बड़ी तरक्की चल रही है। तो ये फलाना ब्रिज और फलानी मेट्रो और फलानी स्कीम और फलाना, ये इन्होंने दुनिया भर के, और ये पोर्ट बनेगा और वो बनेगा, ये खरबों 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 के नीचे आ गई, खरबों खरबों के नीचे आ गई। तो साहब चाइना से हमारी ट्रेड चल रही है, $24 बिलियन की ट्रेड चल रही है। बहुत अच्छी बात है साहब, बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा, इसमें यार ब्रेकअप क्या है 24 बिलियन का? साहब 24 बिलियन का ये ब्रेकअप है कि वहां से हम 23 बिलियन का माल लेते हैं और अपने यहाँ से हमारा 1 बिलियन का माल जाता है। तो इसीलिए इनका जो डेफिसिट था, फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट, वो बहुत बढ़ गया। फिर इन्होंने भारत के साथ भी ये दोस्ती करके चलती है। अब तीसरा, ये सारा जो खेल बिगड़ा है ना इनका मैडम का, ये ओवर स्मार्टनेस में, ये भारत के लिए तो अच्छा है, अच्छा है, बताओ कैसे। और अब शायद देखें जो गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है। तीस्ता रिवर कॉरिडोर एक पड़ता है, वो रिवर भारत से भी जाती है और बांग्लादेश के थ्रू जाती है। तो वहां पर इन्होंने एक आइडिया करा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिस्टोरेशन ऑफ तीस्ता रिवर बनाया जाएगा। और उसका वादा इन्होंने बहन जी ने जाके कर लिया चाइना से। $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। इसमें पूरी रिवर के दोनों तरफ मेटेलिक रोड बननी थी, इसकी गहराई बढ़नी थी, एम्बैंकमेंट होने थे, बहुत काम होना था इस पर $1 बिलियन पर। और बीच बीच में सैटेलाइट टाउन्स भी बनने थे तीस्ता रिवर के में। अब वादा कराई बहन जी BRI के बाद चाइना से पैसा उठाने के लिए चाइना के साथ कि तुम बनाओगे। चाइना इस प्रोजेक्ट में इस मारे आना चाहता था क्योंकि जो हमारी चिकन नेक पड़ती है, छोटा सा जो एक हिस्सा पड़ता है जो मेन लैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो हमारा जो वर्नेबल पॉइंट माना जाता है, ये वहां से होकर रिवर निकलती है। तो चाइना को लगा कि इस रिवर के बहाने हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं वहां पर ये काम करेंगे और चिकन नेक के पास हमारी मौजूदगी हो जाएगी।
फिर भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई। भारत ने इनको यह समझा दिया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हम करेंगे और इस लोन कंडीशन पे करेंगे। तो हमारी ओवर स्मार्ट मैडम ने वहां से प्रोजेक्ट लेकर भारत को दे दिया अभी जून में। और ये मोहतरमा इतनी ओवर स्मार्ट है कि ये जब जून में चाइना जाती हैं, जुलाई में, उससे पहले नहीं, जून में, उससे पहले कुछ दिन पहले ये इंडिया भी आती हैं। यानी ये दोनों को, इंडिया को, चाइना को, अमेरिका को, ये सबको फंसा के रखना चाहती हैं। अब फंसा के ये इस मारे रखना चाहती हैं क्योंकि ये बांग्लादेश में वन मैन आर्मी क्रिएट करना चाहती हैं, वन मैन पार्टी। और हाल में जो चुनाव हुए उसमें इन्होंने ये सोचा कि भैया फंड्स तो चाइना से आ रहे हैं, प्रोटेक्शन इंडिया का भी मिला हुआ है, अमेरिका भी मेरे घर के चक्कर लगा रहा है क्वेट के लिए, मेरी उससे इलू चल रही है। तो इन्होंने साहब वो इलेक्शन क्या कराए, पूरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो एक तरह से कट्टरवादी है, सबको उठा के इन्होंने बंद कर दिया। और एक तरह से जो इनका इलेक्शन हुआ वो रेफरेंडम हुआ कि भैया खाली शेख हसीना रहेंगी या नहीं रहेंगी। और शायद 220, 225, 270, 75 में से मुझे ध्यान नहीं है, उस टाइम में मैं पढ़ रहा था, इन्होंने सीटें इनकी डिक्लेयर हो गई कि ये जीत गई। अब इसके चलते भैया कट्टरपंथी तो मुंह फुलाकर बैठे ही थे, जमात भी मुंह फुलाकर बैठी थी। इतने दिन में ये दिखाने के लिए कि चाइना बड़ी तरक्की कर रहा है, इन्होंने बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा है, इन्होंने चाइना के साथ बड़ी इलू करी। और चाइना इनकी आर्मी में, इनकी प्लानिंग में, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनकी रोड्स में, इनके पोर्ट्स में, और सबसे बड़ी बात इनकी एजुकेशन में घुस गया। हर वहाँ की मेन यूनिवर्सिटी में एक चाइना का पूरा डिपार्टमेंट है, चाइनीज़ लैंग्वेज का, चाइनीज़ कल्चर का, हिस्ट्री का, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये भी इन्होंने अलाउ कर दिया कि चाइना से माल मिलता रहे, जितना माल चाइना से मिलेगा उतनी मैं फनलिंग करूंगी, उतना करप्शन बढ़ा बांग्लादेश में, और उतना दिखावे के लिए तरक्की हुई बांग्लादेश में। तरक्की वो कुछ नहीं हो रही थी, वो चाइना के पैसों से हो रही थी। तो अब जो तीस्ता रिवर में इन्होंने कांड किया चाइना के खिलाफ, और कराया किसने कराया हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब मोदी जी ने। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। और ये उनके प्रपोजल में आके ये इधर आ गई। अब ये इधर क्या आ गई कि चाइना ने कहा अच्छा, अब तुम यार इतनी ओवर स्मार्ट बन रही हो, जिस चीज़ के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि ये काम हम करेंगे, उसमें इंडिया ने सेंध लगा दी। ठीक, और ये उसका पूरा एक नतीजा है, एक ऑर्डर आता है, उसका बहाना किया जाता है, जमात मिलती है, ISI मिलती है, और चाइनीज मनी पावर मिलता है, और इन्फ्लुएंस मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश वापस लेने के बाद भी ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो नोबेल प्राइज विनर जो हैं खालिदा जिया को छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर ये अपनी हैसियत में रहती, अपनी औकात में रहती, मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात करता। हमेशा से तुम भारत के साथ थी ना, हमेशा से भारत के साथ थी। तुम जो आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी हो, इसकी देन भारत है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मैं आर्मी को किसी गवर्नमेंट से जोड़ के नहीं देखता, ये है तो भारत की देन। तो तुम्हारी लूटती हुई इज्जत को हमने बचाया कि तुम यहाँ तक पहुँची। लेकिन साहब बीते वक्त के साथ अकल आ गई। वादा किया था भारत से कि हम बांग्लादेश को सेकुलर राज बनाएंगे। सन 90 आते आते आपने बांग्लादेश को भी इस्लामिक स्टेट बना दिया। चलिए साहब, वो तो जनरल इरशाद ने बना दिया, आप तो बड़ी सेकुलर थी ना, आप आके बांग्लादेश को वापस सेकुलर स्टेट बना देती। आपने क्यों नहीं बनाया? तस्लीमा नसरीन ने आपके आने के बाद अर्जी डाली, आपने तस्लीमा नसरीन को भी अलाउ नहीं करा। अब भाग के आप हिंदुस्तान आ गई। अगर चाइना के आप इतना करीब थी तो भाग के शंघाई या बीजिंग क्यों नहीं चली गई? भाग के आई ना भारत। और पश्चिम ने भी आपकी सिटीजनशिप देने को, आपको अजाइलम देने को मना कर दिया। तो एक कोना पकड़ के बैठी रहती, भारत का पल्लू पकड़ के बैठी रहती सरकार कोई भी हो, हर तरह से मदद होती, संरक्षण मिलता, लेकिन आपको उतना मुंह में डालना चाहिए था जितना आप चबा पाती। आपने एक निवाला इंडिया के नाम का भी डाल रखा था, एक चाइना के नाम का भी डाल रखा था, एक आपने अमेरिका के नाम का भी डाल रखा था, एक आपने सेकुलरिज्म के नाम का भी डाल रखा था, एक आपने कट्टरवादियों के नाम का भी डाल रखा था। अब 5-5 निवाले डाल लोगी और उसके दम पर तानाशाही कर प्राइम मिनिस्टर बन जाओगी,
तो भैया ये तो फिर झेलना पड़ेगा, इतनी तुम ताकतवर नहीं हो सकती। और अगर ये करना था तो कम से कम एक मजबूत खूंटा गाड़े देती। आपने चाइना को भी नाराज कर रखा था, रशिया से भी इनकी इलू चल रही थी क्वाड के मामले को लेकर, और रशिया के एम्बेसडर ने बयान जारी किया था कि अमेरिका बांग्लादेश के मैटर में इंटरफेयर ना करे, वो तो भूल ही गया। एक छोटा सा इन्होंने स्वीट डिश रशिया की भी खा रखी थी। तो शी वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट, ओवर बिग, टू बिग फॉर हर बूट्स। और आज जिस देश को इन्होंने आज़ाद कराया था, इनके मरहूम, और जिस देश की बदौलत आपने आज़ाद कराया था, आज आप उसी देश भाग के आई हैं। ना आप अमेरिका जा रही हैं, ना आप शंघाई जा रही हैं। मौखिक नेतागिरी करने के लिए आपने ये सारा बांग्लादेश, जो एक अच्छा खासा देश रिलेटिवली चल रहा था, वैसे मैं मानता हूँ वहाँ हिंदुओं पे बड़े जुल्म हो रहे थे, आपने उसका गुड़ गोबर ओवर स्मार्टनेस में कर दिया। ये कंटेंट मेरे भाई ढूंढ के ले आओ कहीं अगर मिल जाए तो, पहली चीज़। रही बात हिंदुओं की, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर खामखा तुमने 71 में हमें मारा था। 71 से लेकर बाद तक तुम मारते रहे, तुम रुके नहीं, हमारी आबादी कम होती रही, इसीलिए हमने सीए बनाया। और अब भी खामखा, भले हमारा शेख हसीना से मतलब है या नहीं है, भले जिया से मतलब है नहीं है, तो हमें बिना मतलब रेले पे ले जा रहे हो यार, कि मतलब वार्म अप करने के लिए तुम हमारे मंदिर तोड़ देते हो और हमारे हिंदू माँ बेटियों की इज्जत आबरू हवा में उछाल देते हो। तो हम सिर्फ हिंदू शरणार्थियों, ये शरणार्थी कहलाएंगे, ये घुसपैठिए नहीं कहलाएंगे। और कल एक जाहिद मौलाना डिबेट में इनको घुसपैठिया बोलना था, मन तो चाहा जूता मारूं जो टीवी से उड़ता हुआ जाके स्टूडियो में उसके मुंह पे लगे। ठीक, तो कुल मिलाकर भैया, अगर अलाउ करना है, अगर जिगरा है तो भैया सिर्फ हिंदुओं को अलाउ कर। भारत सरकार से गंभीर तौर पर यह गुजारिश है कि जिसको अलाउ कर रहे हैं, कोई आपस में मारपीट जो भी हो रही है वो पॉलिटिकल हो रही है, धर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मारा जा रहा है, तो हिंदू शरणार्थियों को अलाउ करें, क्योंकि अगर उनकी आड़ में कोई और आ गया तो उसे वापस ना भेज पाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।